नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। हमेशा कोई ना कोई एग्ज़ाम चलता रहता है हमारे देश में। कभी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और बचपन से ही स्टूडेंट्स को लेकर एक सवाल ये होता है कि कैसे मेमोरी स्ट्रॉन्ग करें। जब आप बच्चे छोटे क्लास में होते तब भी एक बड़ी बात होती है कि कुछ बच्चे ऐसे आपने देखे होंगे क्लास में जिनको बहुत चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो बहुत देर पढ़ते रहते हैं फिर भी उन्हें चीज़ें याद नहीं रहती। कई टॉपर्स के मैंने इंटरव्यू किए, वो कहते हैं कि लगता है कि जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं अगर उनसे बात करें तो ऐसा लगता है कि उनके ब्रेन में ऐसी कोई फोटोजेनिक मेमोरी होती है, यानी कुछ वो ऐसी फोटोजेनिक चीज़ होती है उनके ब्रेन में कि वो जब बुक को पढ़ते हैं उनको तुरंत याद हो जाता है। और जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बहुत आसानी से वो चीज़ों को रिकॉल कर पाते हैं। तो क्या वाकई ब्रेन में ऐसी कोई फोटोजेनिक इमेज होती है? क्या कोई फोटोजेनिक मेमोरी नाम की भी कोई चीज़ होती है? ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चों को बहुत चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं और कुछ बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं, कई कई दिन किताबें पढ़ते हैं और उनको चीज़ें याद नहीं होती। एक बार याद हो जाती है तो फिर वो भूल जाते हैं, फिर रिवाइज़ करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को बार बार रिवाइज़ करना पड़ता है, कुछ बच्चों को अचानक से एक बार पढ़ने पर भी याद हो जाता है। तो क्या होता है, ये मेमोरी शार्पन करने का क्या तरीका है और क्या मेमोरी स्ट्रॉन्ग कैसे करें? क्या वाकई कुछ बच्चों की मेमोरी एक गॉड गिफ्टेड होती है, वो उनको ऐसा जन्म से ऐसा कुछ उनके अंदर होता है कि वो चीज़ों को याद कर पाते हैं? इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर हैं डॉक्टर गणेश, जो बताएंगे कि मेमोरी स्ट्रॉन्ग करने का क्या तरीका है। क्या फोटोजेनिक इमेज टाइप की या फोटोजेनिक मेमोरी टाइप की कोई चीज़ होती है? क्या वजह होती है कि लोग चीज़ों को आसानी से याद कर पाते हैं? क्यों चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके ब्रेन से निकल जाती हैं, यानी आप बार बार भूल जाते हैं? सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो में। सर, ये बताइए, क्या ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स की मेमोरी स्ट्रांग होती है, वीक होती है? ये वीक और स्ट्रांग होना ये नेचुरल है क्या ये? देखिए, मेमोरी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेंटल फिनोमिना है और कुछ पार्ट डेफिनेटली जेनेटिक होता है, बायोलॉजिकल होता है, मीन्स बाय बर्थ होता है। लेकिन बहुत सारा पार्ट मेमोरी का हम लोग एक्वायर करते हैं। आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि लगभग 60% ऑफ द मेमोरी इज़ बाय बर्थ, बट 40% हम लोग उसको एक्वायर करते हैं। उसको हम बेहतर बना सकते हैं अपने इंटेलिजेंस को। तो हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहा है, पेरेंटल, ये बहुत मैटर करता है। हमारी अपब्रिंगिंग कैसी है, ये बहुत मैटर करता है। लेकिन मान लीजिए आपने कहा स्टूडेंट्स के बारे में, तो स्टूडेंट्स में अगर एमबीबीएस में मान लीजिए आईआईटी में सारे बच्चे फर्स्ट ईयर में आए तो सेम एग्ज़ाम क्रैक करके आए, तो ये मान के चलते हैं कि लगभग उनका इंटेलिजेंस सेम होगा। लेकिन वहाँ पर आके अलग अलग तरीके का परफॉर्मेंस फिर क्यों होता है? कुछ बच्चे बहुत बेहतर करते हैं, कुछ बच्चे ख़राब करते हैं, कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, तो कुछ गोल्ड मेडल पाते हैं। ये इसलिए ही होता है क्योंकि हम लोग मेमोरी का जो एक्वायर्ड पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं कुछ में बहुत अच्छा एक्वायर होता है और कुछ में वो डेफिसिट रह जाता है। तो मेमोरी के इस हिसाब से हम सिंप्लीफाइड वे में कहें तो दो पार्ट होते हैं। कुछ पार्ट तो हमारा डेफिनेटली पहले से ही मिला हुआ है, बाय बर्थ है, लेकिन लगभग आधा पार्ट हम एक्वायर भी करते हैं। ओके। तो अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मतलब 60% तो बाय बर्थ है कि आपकी मेमोरी स्ट्रांग है या वीक है, लेकिन 40% हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सर, ये जो 40% है का मुद्दा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हर स्टूडेंट सर चाहता है कि वो ब्रिलियंट हो, एग्ज़ाम में एक्सेल करे, अच्छी इसकी परफॉर्मेंस हो। तो सर, हम ये 40% पे बात करेंगे। इससे पहले मैं एक बात ही पूछना चाहती हूँ सर, कि कुछ टॉपर ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो हर एग्ज़ाम में वो टॉप ही करते हैं। मतलब शुरुआत से उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि वो बहुत शुरू से ही बहुत वो आगे रहते हैं। तो सर, ये जो एक फोटोजेनिक मेमोरी, ऐसी कोई चीज़ होती है क्या कि आपने एक बार देखा, किताब सामने रखी और आपको याद हो गया? ऐसी कोई चीज़ होती है? देखिए, कोई फोटोजेनिक मेमोरी बहुत ही एक फेमस टर्म है जिसके लिए लोग कई बार हमसे इस बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि सर क्या है। फ्रैंकली स्पीकिंग, एज सच फोटोजेनिक मेमोरी बोल के एज सच कोई भी साइंटिफिक टर्म नहीं होता। जैसा कि आपने कहा कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनमें मेमोरी की कैपेबिलिटीज़ होती हैं, तो ये परसेंटेज डेफिनेटली होता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर है, कम है इसका परसेंटेज। हमें ये समझना चाहिए कि शायद लेस देन 0.1% में इस तरीके के हम ओवरऑल पॉपुलेशन में रखेंगे।
तो सामान्य क्या है? सामान्य है जो मेमोरी लगभग हम कोई भी 100 लोगों को ले लें तो आखिरी के 3 लोग और टॉप के 3 लोग ये नॉर्मल कर्व से बाहर के होते हैं, यानी कि शुरुआत के 3 लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आने की संभावना है। लास्ट के 3 लोगों में कहीं ना कहीं हो सकता है कोई उनको शारीरिक या मानसिक या ब्रेन की कोई बीमारी हो। लेकिन 97 बीच का जो कर्व होता है, जहाँ 4 नंबर से लेकर 97 नंबर तक के लोग आएंगे, इसको कहते हैं हम सामान्य। तो एक सामान्य मेमोरी एक सक्सेसफुल जीवन जीने के लिए पर्याप्त होती है। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कि रेयर है उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपका प्रश्न क्योंकि वहां पर केंद्रित है तो मैं बता दूं कि कुछ ऐसी मेंटल एबिलिटीज कई लोगों में डेवलप कर जाती हैं जिनमें उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनमें मेमोरी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि विवेकानंद एक बार किताब पढ़ते थे और उन्हें पूरी बुक याद हो जाती थी। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं, सामान्य डॉक्टर होके भी पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें नहीं याद रहती। तो वो रेयर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों की एबिलिटीज़ रेयर हैं। और उन मेमोरी का एक एरिया नहीं होता ब्रेन में, मेमोरी के कई एरियाज होते हैं। जब हम लोग IQ टेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि हम सिर्फ ये नहीं देखते कि उसमें रीडिंग एबिलिटीज़ कितनी है, मेमोरी को रिकॉल करने की एबिलिटीज़ कितनी है, पजल सॉल्व करने की कितनी, ऐसे करके 16 डोमेन होते हैं हमारे ब्रेन में। तो सबको मिला के हम लोग मेमोरी कहते हैं। तो हो सकता है किसी बच्चे में याद कर लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो लेकिन लाइफ में ओवरऑल वो उतना सक्सेसफुल ना हो। इसको हमें समझना चाहिए। कभी आपने देखा कि लाइफ में बहुत सक्सेसफुल कोई भी 10 लोगों के नाम अपने दिमाग पे रखिए, फिर उनका चाइल्डहुड परफॉर्मेंस स्टडीज में देखिए, क्या वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे? तो बहुत बार आपको मिलेगा कि ऐसा नहीं होता। रादर कुछ लोगों में एक्स्ट्रा एबिलिटीज होती हैं। लाइक आप उनसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन कहिए कि 2650 को मल्टीप्लाई करिए 4447 से, वो 1 सेकंड में कर देंगे। तो जिनको जानकारी नहीं उनको बड़ा इंप्रेसिव लगता है ये तो सुपर कंप्यूटर है। लेकिन एज ए साइकियाट्रिस्ट, एज ए मेंटल साइंटिस्ट, हम लोग इस चीज़ को कहीं ना कहीं एक्सेंट्रिक रखते हैं, नॉर्मल रेंज से अलग रख देते हैं। ठीक, कि शायद कहीं कुछ अच्छा भी हो सकता है, शायद हो सकता है कोई प्रॉब्लम भी हो। तो फोटोजेनिक मेमोरी बोल के तो कुछ नहीं होता। हाँ, मेमोरी में जब हम लोग देखते हैं एक चैप्टर को पढ़ना है तो हम ये जरूर कहते हैं कि उसमें कहाँ डायग्राम बना है उसको माइंड में लीजिए, कहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, कहाँ टेबल बनी हुई है। जो बच्चा एक्टिवली पढ़ता है उसको डेफिनेटली ज़्यादा याद होता है। अच्छा सर, आप ये कह रहे हैं कि ये फोटोजेनिक मेमोरी टाइप की वैसे तो कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है। एक्चुअली क्या है, हाँ कोई रेयर लोग हैं तो आप सर एक आपने बहुत अच्छी बात कही, आपको रेयर बनने की ज़रूरत नहीं है। 97% लोग हैं जो एक जनरल आपको ईश्वर ने आपको मेमोरी दे के भेजी है। आप उसको अगर सही इस्तेमाल कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं तो आप किसी भी ज़िंदगी के एग्ज़ाम में आप एक्सेल कर सकते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी एक बात सर, जैसे आपने एक बात और भी कही है कि कुछ स्टूडेंट जो शुरुआत में पता लगा वो हाई स्कूल या इंटर में उन्होंने टॉप किया, बोर्ड टॉप किया, लेकिन आगे चल के वो अपने करियर में भी टॉप रहेंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ये तो मैंने जैसा कहा कि ये तो मेमोरी एक्वायर करते रहते हैं हम लोग। अगर हम बहुत टैलेंटेड है, हमें गॉड गिफ्ट मिला हुआ है कि मेरी मेमोरी बाई बर्थ बड़ी अच्छी थी, लेकिन मैं लाइफ में एक्वायर कुछ नहीं कर रहा हूँ, ब्रेन को गलत डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ, खराब आदतें डेवलप कर रहा हूँ, तो लाइफ में मेरे सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। मुझसे बहुत एवरेज IQ का लड़का भी मुझसे ज़्यादा सक्सेस हासिल कर सकता है। सर अब हम 40% की बात करेंगे कि 60% चलिए गॉड गिफ्टेड है, लेकिन 40% ये सारे स्टूडेंट्स के लिए जानने वाली बात होगी कि सर अगर बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम नहीं भी है फिर भी सर आप चीज़ों को कैसे, स्टूडेंट्स के लिए पूछ रही हूँ मैं सर, कैसे मतलब क्या लाइफ स्टाइल में उनका डाइट, उनका कैसे लोग अगर आप कोई बच्चा 12th का एग्ज़ाम दे रहा है और कंपटीशन की बुक्स इतनी सर हैवी होती, बच्चे यही कहते हैं इतनी सारी बुक्स। आप देखिए सर जो नीट और JEE के एग्ज़ाम होते हैं इसमें आप कितना भी पढ़ लीजिए वो कम होता है। अब सवाल सर यही होता है कि हम कैसे समझें और कैसे याद करें। तो आप मुझे सर पॉइंट से बताइए क्या तरीका होना चाहिए बुक्स पढ़ने का। देखिए, आपका सवाल है कि बुक्स पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। बेसिकली क्वेश्चन का एंड पॉइंट ये है कि कैसे पढ़ा जाए कि सक्सेस मिले। राइट, ठीक। तो एक ये सवाल बहुत सारे छात्र पूछते हैं, उनके अभिभावक पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेमोरी कैसे बढ़ाई जाए, बच्चा पढ़े याद हो जाए। तो इसका एक बॉटम लाइन है, इसका एक बॉटम स्टेटमेंट है मेमोरी बढ़ाने का
मेमोरी बढ़ाने के तरीके बहुत हैं, लेकिन सबसे मूल मंत्र जो है वो है डिग्री ऑफ कन्विक्शन। डिग्री ऑफ कन्विक्शन, डिग्री ऑफ कन्विक्शन क्या होता है कि मुझे सपोज कि 10th में बच्चा है, अब एग्जाम आने वाला है, 3-4 महीने बचे हैं। जिस बच्चे के दिमाग में जितना हाई ग्रेड डिग्री ऑफ कन्विक्शन होता है कि मुझे बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, जरूरी नहीं मुझे टॉप करना है, लेकिन मेरे अंदर जो बेस्ट एबिलिटीज है वो निकल के जरूर आएंगी। मैं ये लाइफ में कभी नहीं कहूंगा कि और मेहनत कर लेता तो और नंबर आते, या और मेहनत कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। ये डिग्री ऑफ कन्विक्शन हमारी मेमोरी को सबसे ज्यादा बढ़ाता है। पहली तो बात ये हमें समझ में आनी चाहिए। मतलब आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर, आई हैव टू क्रैक दिस एग्जाम, एग्जैक्टली, मुझे एक सक्सेस होना है। यस, उस टास्क के लिए, उस गोल के लिए मेरे माइंड में जितनी हाई डिग्री ऑफ कन्विक्शन होता है, फर्म डिटर्मिनेशन होता है, ये हमारी मेमोरी के प्रोसेसिंग को बहुत फास्ट कर देता है। उसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं? उसके अलावा तरीका ये है कि पहली बात तो लाइफ स्टाइल बहुत हेल्दी होना चाहिए स्टूडेंट का। उसमें टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, स्लीप हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। बच्चे जब कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं तो उनका टाइम शेड्यूल बदलता है। कई बार बच्चे रात भर पढ़ते हैं, दिन में सोते हैं। जो भी पैटर्न आप फॉलो करें वो फिक्स होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, क्योंकि जिस समय हम सो रहे होते हैं उस समय हमारे ब्रेन में जो मेमोरी फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है उसको डैमेज करने के बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स मेरे ब्रेन में बन जाते हैं, वो क्लियर हो रहे होते हैं। स्लीप हाइजीन ठीक नहीं होगी तो हमको मेमोरी की प्रॉब्लम आएगी। दूसरा है रेगुलर टाइम टेबल, एक्टिविटी शेड्यूल बच्चे का पढ़ने वाले बहुत बढ़िया होना चाहिए। टाइम शेड्यूल उसका टाइम टेबल बन के बिल्कुल वॉल पे उसके स्टडी टेबल के ऊपर चिपका होना चाहिए, बच्चे को एग्जैक्टली वही फॉलो करना चाहिए। थर्ड है बच्चे को एक्सरसाइज, योगा, एरोबिक, साइंस, बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज कहती हैं कि लाइट एक्सरसाइज, जरूरी नहीं आप जिमिंग जाएं, लेकिन लाइट एक्सरसाइजेज हमारे ब्रेन की मेंटल एबिलिटीज को बहुत फास्ट करते हैं। तो सुबह उठें, प्राणायाम करें, योग करें, एरोबिक्स करें, कुछ भी कर सकते हैं। फिर है, नहीं है तो वॉक करें। फिर है कि डाइट में क्या होना चाहिए, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, स्प्राउट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये खाने में कहीं ना कहीं हम लोग के 24 घंटे के खाने पीने में इनको इंक्लूड करना चाहिए। साथ में कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं, जैसे कि कभी कभी जैसे न्यूज़पेपर मॉर्निंग में खोला हमने, टाइम बना लीजिए कि 10-15 मिनट हम इसमें देंगे। क्या क्या होते हैं? क्रॉसवर्ड्स होते हैं, पजल्स होते हैं, कई बार उसमें फाइंड द 10 डिफरेंसेस, अक्कड़ बक्कड़ एक आपने देखा होगा कि इन दो पिक्चर्स में क्या डिफरेंस है। आप अपने दिन का 10 मिनट इस प्रक्रिया में जरूर डोनेट करें, छात्रों से खासकर रिक्वेस्ट है। इससे हमारे ब्रेन की प्रोसेसिंग फास्ट होती है। साथ में माइंड 24 घंटे आप काम करेंगे, माइंड थक जाएगा, तो माइंड को रिलैक्सेशन भी चाहिए होता है। माइंड को रिलैक्सेशन किस तरीके का चाहिए होता है कि अगर हम कोई हेल्दी लाइफस्टाइल, अगर हम चैट करने लगेंगे तो साहब सिर्फ चैट में तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, कोई क्रिएटिव माइंड में कुछ भी नहीं हो रहा है। रादर अगर हम वीक में एक दिन अपना टाइम शेड्यूल फिक्स कर लें कि मैं कोई एक नई लैंग्वेज सीखूंगा, मैं कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखूंगा, मैं कोई नई तरीके की चीज़ सीखूंगा, तो ब्रेन स्टिमुलेट होता है, इससे मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो कुछ क्रिएटिव चीज़ें जिसमें मेंटल एनर्जी लगे। अच्छा, ये सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि पढ़ाई के साथ में आपको एक कुछ क्रिएटिव, चाहे आप सर बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हम म्यूज़िक सीखेंगे या हमने मूवी देख ली या हमने म्यूज़िक सुन लिया, कुछ ऐसा किया तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आप कह रहे नहीं, ये अगर आप क्रिएटिव एक्टिविटी में है तो आपकी मेमोरी पावर और बढ़ती है। 100%। जितने भी, कम से कम मेरा अपना जितना लिमिटेड नॉलेज और अनुभव है अपने जीवन का, लगभग सारे तेज बच्चे जिन्होंने अच्छे अच्छे एग्जाम क्रैक किए, सभी में खेलना बहुत इंक्लूडेड था। अब तो खेलना बिल्कुल टाइम वेस्ट मानते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सर पेरेंट्स भी कहते हैं मत खेलो, पेरेंट्स को भी सही और गलत का हिसाब किताब समाज में नहीं पता है। पेरेंट्स को सिर्फ इतना पता है अगर मेरे बच्चे के 99.99 परसेंटाइल आ जाएगा तो मेरा बच्चा अच्छा, और 80% आए तो खराब। ये गलत है। हमें ये समझ में आना चाहिए कि फिजिकल एक्टिविटी
स्पोर्ट्स के फॉर्म में हमारे ब्रेन को सबसे ज़्यादा स्टिमुलेट करती है। तो हाँ, शेड्यूल फिक्स होना चाहिए कि हम ठीक है वीक में एक बार खेलेंगे, टेबल टेनिस खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं। तो शेड्यूल अगर फिक्स है, गेम्स को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। इससे मेरे ब्रेन की प्रोसेसिंग इंप्रूव होती है। जब हम खेल रहे होते हैं तो ब्रेन से एंडोर्फिन, एनकैफ्लिन, डाइमॉर्फिन, एंडोमॉर्फिन बोल के 4 केमिकल्स निकलते हैं। ये हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी को बिल्कुल फ्रेश कर देते हैं, हमें अच्छा फील होता है। उसके बाद जब हम पढ़ते हैं तो हमें याद होता है। इसको समझ में। अच्छा, तो आपने कहा कि एक तो स्पोर्ट्स, अगर फिजिकल एक्टिविटी आपका मतलब है कि वो आपकी ब्रेन पावर को कैसे बढ़ाता है, क्या क्या केमिकल पैदा होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, भी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, दूसरा आपने कहा है कि योगा करना और योग करना ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा कि आप क्रिएटिव रहें, क्योंकि जो सर ये स्टूडेंट्स का जो वो एक सर एक प्रेशर है ना कि इतनी बुक्स पढ़नी है, तो स्टूडेंट अपना टाइम शेड्यूल नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि ये खास तौर पे जो सर कंपटीशन की तैयारी बच्चे कर रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि म्यूज़िक सुनना या किसी भी तरह की क्रिएटिविटी में शामिल होना वेस्टेज ऑफ टाइम है। और पेरेंट्स, इवन टीचर्स सर उनको फोर्स करते हैं कि नहीं, आपको ये नहीं करना है। तो अच्छा, आपने सर एक वर्ड यूज़ किया, स्लीप हाइजीन। मैं इसको जानना चाहती हूँ, क्योंकि सर सारे स्टूडेंट्स के पास सवाल ये होता है कि हम कितना पढ़ें, हमको टाइम ही नहीं मिल रहा। और एक तो सर जो पेरेंट्स का भी है, बच्चों का भी है कि अगर हम सो रहे हैं, उन्हें लगता है इट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम। हम वो ज़्यादा से ज़्यादा समय जगते हैं और बहुत खास तौर पे कंपटीशन के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। तो आप ही मुझे बताइए, बच्चों को बताइए सर, स्लीप हाइजीन क्या है, कैसे स्लीप को मैनेज करें? जी, देखिए, आपके प्रश्न के 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो बहुत कंपटीशन टफ होते हैं, उसमें बच्चा बहुत ज़्यादा देर पढ़ता रहता है या ज़्यादा एफर्ट लगाता है। दूसरा है सोते नहीं है, तो उनका स्लीप हाइजीन कैसे मेंटेन किया जाए, वो क्या कॉन्सेप्ट है। तो पहली तो बात, मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से सारे अगर जो बच्चे ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, उनके पेरेंट्स, अभिभावक सुन रहे हैं, तो बता दूँ, कॉम्पिटिशन कोई भी हो, मेडिकल, IIT, सिविल सर्विसेज या फॉर दैट मैटर कोई भी हो, ये एक बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है कि मतलब 24 घंटे सिर्फ पढ़ना ही होता है। गलत है। आप उस एग्ज़ाम से क्रैक किए हुए टॉपर बच्चों से बात करिए तो बताएंगे आपको, या फॉर दैट मैटर सेलेक्टेड किसी भी बच्चे से बात करिए तो वो बताएंगे कि नियमित पढ़ाई की, साल भर नियमित पढ़ाई की। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई की और कुछ नहीं किया। तो उनका शेड्यूल फिक्स होता है कि सपोज हमें 10 घंटे पढ़ना है, ठीक है। साथ में हमें अपने आप को खुश रखने के लिए भी कुछ करना है। क्रैक एग्जाम वही करेगा जो, मैंने कहा कि पहली बात तो डिटरमिन्ड है कि उसको क्रैक करना है। दूसरा है, स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है, रिलैक्स होके पढ़ना है। एक बार जब मैंने यहां पर अपना टारगेट लॉक कर दिया कि मुझे क्रैक करना है, तो आप ये समझिए आधी जंग आपने जीत ली। अब आप पढ़ेंगे, आपको याद होगा, ठीक है। अब सेकंड होता है स्ट्रैटेजी प्रॉपर बनाइए। अगर हमने स्ट्रैटेजी गलत बना ली, मैंने गलत कॉन्सेप्ट ले लिया कि मुझे 18 घंटे पढ़ना है, आपकी नींद ही नहीं पूरी हो रही, आप जितना पढ़ रहे हैं उतना याद नहीं हो रहा है। तो आप सेकंड है स्ट्रैटेजी प्रॉपर बनाइए। उसमें मैंने बार मैं कहता हूं, एक्टिविटी शेड्यूल, टाइम टेबल फिक्स, उसमें सोने का 7 घंटा टाइम रखिए। एवरेज बच्चे को 7 घंटे सोना चाहिए। मैं डे टाइम में सोने के लिए रिकमेंड नहीं करता हूं। जो शेड्यूल हो, यानी कुछ लोग कहते हैं कि रात में आप सो जाइए 7 घंटे या 6 घंटे, 1 घंटे 2 घंटे दोपहर में आराम कर लीजिए। तो मैं इस पैटर्न को, मैं पर्सनली, मेरा सजेशन है, मैं नहीं एक्सेप्ट करता, मैं सजेस्ट भी नहीं करता हूँ। मैं मानता हूँ एक बार में बच्चे को सो लेना चाहिए। ड्यूरेशन मिनिमम 6 घंटे है, ज़्यादा से ज़्यादा 9 घंटे, ये नॉर्मल स्लीप का पैटर्न है। लेकिन 7 घंटे की एवरेज स्लीप काफ़ी होती है। स्लीप बहुत ज़रूरी। अब स्लीप हाइजीन का कॉन्सेप्ट है क्या, यानी कहने का अभी तक की मेरी बात का ये मतलब हुआ कि बच्चा जो सिर्फ पढ़ता रहेगा और रिलैक्स नहीं करेगा, स्लीप को प्रॉपर नहीं मेंटेन करेगा, तो उसके सिलेक्शन होने के चांसेस कम है एज कंपेयर टू कि जो बच्चा आराम से सोता है। मेरे जितने भी फ्रेंड्स सारे ऑल इंडिया एग्जाम में अच्छे सभी ने एग्जाम क्रैक किए, सबकी स्लीप पैटर्न वॉज वेरी हेल्दी। तो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्लीप हाइजीन होता क्या है? स्लीप हाइजीन होता है कि हमारा सोने का टाइम फिक्स हो। सपोज कि एक बच्चा का ग्रुप है, वो 3 बच्चे पढ़ते हैं हॉस्टल में, अब वो रात भर पढ़ते हैं, सवेरे 4 बजे सोते हैं। तो 4 बजे सोते हैं और सपोज कि 10 बजे जागते हैं या 11 बजे जागते हैं। ये टाइम उनका फिक्स होना चाहिए पूरा साल भर, इसको नहीं चेंज करना चाहिए। तो भी हम इसको हेल्दी में काउंट कर लेते हैं, हम इसको अनहेल्दी नहीं मानते हैं। हम नहीं कहते हैं कि आप 10 बजे सो जाइए, 4 बजे 5 बजे उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना चालू करिए। आज के ज़माने में बदलते कॉन्टेक्स्ट में ये सब चीज़ें नहीं चल पाती। आप समझा के भी बच्चे को हॉस्टल भेजेंगे, बच्चा अपनी मर्जी से पढ़ेगा।
तो बच्चे को क्या बताना है कि आपका सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए। ठीक, सोने से पहले मोबाइल वगैरह यूज़ ना करें। ठीक है, सोने के पहले कभी भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक ड्रिंक्स, कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हमेशा ये इवैल्यूएट करें कि जब हम सो के सवेरे उठते हैं तो हमें फ्रेश फील होता है कि नहीं, कि पता चला हमें नींद आने में ही बेड में लेटे आधे घंटे 1 घंटा हो गया, नींद नहीं आ रही, मुझे बैड ड्रीम्स आ रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, मैं सपने देख रहा हूँ कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर ये सब प्रॉब्लम है, तुरंत अपनी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपनी फीलिंग्स को अपने फ्रेंड और पेरेंट्स से कम्युनिकेट करें कि पापा मम्मी मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, क्या करना चाहिए। कई बार मम्मी पापा का एश्योरेंस भी अपने आप ठीक कर देता है। सपोज पापा ने कहा डरने की ज़रूरत नहीं है, होना होगा, सिलेक्शन होगा, नहीं होना होगा, कोई टेंशन नहीं है, फिर से पढ़ना। बस इतने से ही बच्चे का स्लीप पैटर्न ठीक आने लगता है। तो स्लीप हाइजीन में ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको याद रखना चाहिए। अच्छा, वैसे आप कह रहे हैं कि एक मिनिमम 7 घंटे सोना चाहिए और एक फिक्स, भले वैसे आइडियल सिचुएशन तो यही है कि आप रात में सोएं और दिन में पढ़ें, लेकिन मान लीजिए नहीं हो पा रहा है तो आप टाइम फिक्स कर लें। ये नहीं कि आज दिन में पढ़ लिया और कल रात में पढ़ेंगे, ये आप ना करें। बिल्कुल ना करें। इससे हमारे ब्रेन में मेमोरी के इन्हांसिंग जो केमिकल्स होते हैं वो रिलीज होने का उनको पैटर्न ही नहीं मिलता। बहुत सारे हार्मोन हमारी बॉडी के सोते समय ही रिलीज होते हैं। सोते समय बहुत सारा ब्रेन का रिफ्रेशमेंट होता है, क्लीनिंग होती है। तो जब हम इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ब्रेन की क्लीनिंग नहीं हो पाएगी, और ब्रेन की क्लीनिंग ना होने से मेमोरी का डायरेक्ट कनेक्शन है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और बताइए सर, जैसे लास्ट ईयर दिल्ली एम्स में एक रिसर्च हुई थी बच्चों की मेमोरी को लेकर, स्टूडेंट्स की मेमोरी को लेकर, और उसमें ये कहा गया, उसमें भी कहा गया था कुछ जो चीज़ें हमारे यहाँ है कि आपको योग करना चाहिए, आपने भी अभी बताया। एक इसमें कहा गया था, जैसे आपने कहा कि म्यूज़िक सुनना चाहिए। उन्होंने सर स्टडी इस तरह से किया कि जो हमारे ऋग्वेद का सबसे पावरफुल एक मंत्र है जिसे गायत्री मंत्र कहते हैं, वो कहा जाता है कि ये ऋग्वेद का सबसे पावरफुल मंत्र है, और उन्होंने इसको साइंटिफिकली प्रूव किया था। कुछ स्टूडेंट्स को उन्होंने रेगुलर सुबह उठा के 11 बार या 101 बार जब उन्होंने मंत्र पढ़वाए तो उन्होंने कहा कि वो एक ब्रेन में गुड फीलिंग पैदा करते थे, एक ऐसा केमिकल जिससे कि माइंड रिलैक्स हो रहा और उनकी मेमोरी पावर बढ़ गई। आप भी ऐसा सोचते हैं? आपने भी ऐसा कभी फील किया और ऐसा होना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो एम्स में जो ये है कि गायत्री मंत्र की स्टडी हो के उससे मेमोरी पे क्या बच्चों का इम्पैक्ट पड़ा, ये स्टडी हुई। सुदर्शन क्रिया पे किस तरीके से हमारा माइंड रिलैक्स होता है, इसकी स्टडी हुई। तो अभी लास्ट वीक ही मेरी एक टॉक थी निमहैंस बैंगलोर के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर BN गंगाधर सर, तो उनके साथ मेरी एक टॉक थी डिप्रेशन को लेके। वहाँ भी उन्होंने बताया कि योगा पर सर का बड़ा सारा वर्क है। तो उन्होंने बताया योगा कैसे हमारे ब्रेन को निगेटिविटी और डिप्रेशन से बचाता है। याद रखने की बात है कि डिप्रेशन और मेमोरी में कमी, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अच्छा। बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। और खासकर बच्चों के केस में, छात्रों के केस में, अधिकतर केसेस में डिप्रेशन की वजह से ही मेमोरी में कमी आती है। अच्छा। उनमें मेमोरी लॉस की जो बीमारियां होती हैं वो अधिकतर 50 के बाद होती हैं। लेकिन बच्चों में अधिकतर जो मेमोरी की कमी होती है वो इसलिए होती है क्योंकि वह तनाव में होते हैं, अवसाद में होते हैं। अच्छा। हाँ, तो जब हम चाहे गायत्री मंत्र के द्वारा हो, चाहे योगा के द्वारा हो, चाहे सुदर्शन क्रिया के द्वारा हो, चाहे अच्छी आदतों के द्वारा हो, हेल्दी लाइफस्टाइल के द्वारा हो, कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन के तनाव को कम करता है। जब ब्रेन के हमारे तनाव को कम करता है, ब्रेन की ग्रैस्पिंग पावर अपने आप बढ़ जाती है। तो ब्रेन की ग्रैस्पिंग पावर का डायरेक्ट इन सब चीज़ों से लेना देना है। तो इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा इंक्लूड कर सकते हैं अपने जीवन में। आजकल स्वस्थ जीवन शैली, हेल्दी लाइफस्टाइल का कॉन्सेप्ट हर जगह चल रहा है। क्यों चल रहा है? इसीलिए चल रहा है क्योंकि इन सब चीज़ों का मेरे ब्रेन की फंक्शनिंग से डायरेक्ट लेना देना है। तो जिस आदमी की मेमोरी जितनी तेज है या जिस आदमी की ब्रेन की फंक्शनिंग जितनी तेज है, इसको हम लोग सब शब्द यूज होता है। मेमोरी एक आप ये समझिए छोटा टर्म है, बड़ा टर्म है कॉग्निशन। आप ये समझिए कॉग्निशन का मतलब हो गया खाने, डिनर की प्लेट, पूरा डिनर, और मेमोरी हो गया सपोज की रोटी, एक पार्ट। तो कॉग्निशन का मतलब होता है कि हमारे ब्रेन ने कुछ इंफॉर्मेशन ली, उसको प्रोसेस किया, नॉलेज पैदा किया, उस नॉलेज को हम यूटिलाइज कर पाए जीवन में, इसको कॉग्निशन कहते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब कॉग्निशन को बढ़िया करती हैं, बढ़ाती हैं।
तो आप ये कह रहे हैं कि जो गायत्री मंत्र है, आप उसको जब उसको यानी कि उस उच्चारण सहित जब आप उसको बोलते हैं, तो क्या ब्रेन में ऐसी क्या चीज़ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि ये मतलब आध्यात्मिक चीज़ हो गई, तो क्या ये साइंटिफिक प्रूवन है? और आप जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में हैं, आप खुद डॉक्टर हैं, साइकेट्रिस्ट हैं। सर आप अपने अपने बारे में बताइए, अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताइए। और आप कई सोसाइटीज में भी हैं और आप बहुत बड़े लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे काम कर रहे हैं, कुछ अपने बारे में बताइए। मैं बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में हूँ। और जो हमारे भारतवर्ष में मानसिक रोग विशेषज्ञों की जो राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, उसको इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी कहते हैं। मैं उसका असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेडिकल कॉलेज में कई सारे पद, मीडिया इंचार्ज हूँ, कैंपस का काम देखता हूँ, असिस्टेंट इंचार्ज हूँ, और ये सब चीज़ें देखता हूँ। साथ में हमारी एक सेंट्रल जोन है जिसमें कि 4 स्टेट्स हैं, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसकी भी एक सोसाइटी होती है, इसकी भी मैं उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर हूँ। तो हम लोग सब कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं। तो वही मैं कह रही हूँ, जो आप चूँकि आप पूरे बहुत बड़े लेवल पर इस पे काम कर रहे हैं, इसलिए मैं हमारे स्टूडेंट्स को बताइए इसे, क्योंकि कुछ चीज़ें तो हमें बहुत विरासत में मिली। आप जैसे गायत्री मंत्र आपने बताया, योग बताया, आपने कहा कि ग्रीन वेजिटेबल खाना है, हेल्दी डाइट, ये सर हमारी विरासत में हमको मिला है। अब हमें इससे बस इसको अडॉप्ट करना है। और ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं कि हमें मेमोरी स्ट्रॉन्ग, मतलब वैसे तो मुद्दा है, क्योंकि हर स्टूडेंट, हर पेरेंट्स इस बात से परेशान है कि हम कैसे अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को कैसे चीज़ों को मेमोराइज कर दे, कैसे वो चीज़ों को याद करे, पढ़े, ताकि वो सक्सेसफुल हो। सर ये साइंटिफिकली हम कैसे, अगर हम गायत्री मंत्र की बात करें तो? देखिए, गायत्री मंत्र, बिल्कुल आपने सही कहा। हमारी जो जीवन शैली है, जो हमारे भारतवर्ष में सालों से, हजारों सालों से जीवन शैली चली आ रही है, वो कहीं ना कहीं ऊर्ध्वगामी रही है। यानी कि हमेशा हम लोगों ने बेसिक चीज़ों को महत्व ना देकर इंटेलेक्चुअल चीज़ों को महत्व दिया है। ब्रेन की फंक्शनिंग पे बड़ा जोर रहा है हमेशा। तो हमारी चाहे खान पान की शैली हो, जिसमें कि कहते हैं कि अधिकतर चीज़ें शाकाहारी होनी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल उसमें होने चाहिए, या दूध होना चाहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती जो हमारी डाइट में ऑलरेडी हेल्दी वे में सालों से हैं। हमारी जीवन शैली, आपने कहा गायत्री मंत्र के द्वारा, या और भी बहुत सारे योगा है, या इसके द्वारा, या व्यायाम करने की भी हम लोगों के परंपरा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ है। तो योगा को तो आज कुछ सालों में ही विश्व ने माना, 2015 के बाद से, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको दुनिया के सामने वर्ल्ड पटल पे उसको बिल्कुल रखा है। तो लेकिन इसकी तो वैल्यू हमेशा से रही है। तो जो गायत्री मंत्र हैं, बेसिकली उसकी जो साइंटिफिक जो फैक्ट्स है कि जब भी हम इस तरीके से उसको रेगुलरली गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो ब्रेन में डेफिनेटली कुछ फ्रिक्वेंसीज डेवलप होती हैं। ये जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं, वो ब्रेन में केमिकल्स के फ्लो को इंक्रीज करती हैं। क्या क्या जो ये केमिकल्स निकलते कहाँ से हैं? हमारे ब्रेन में 100 ट्रिलियन साइनेप्स हैं। 100 ट्रिलियन बहुत बड़ा नंबर है। तो ये 2 न्यूरॉन आपस में जहाँ जुड़े रहते हैं, उसको साइनेप्स कहते हैं। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को एक स्टोरी बताता है, एक कहानी, एक सिग्नल देता है केमिकल के द्वारा। तो ये जिस ब्रेन में जितने ज़्यादा साइनेप्स अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हैं, उसका ब्रेन उतना अच्छा चल रहा होता है। एल्जाइमर्स डिमेंशिया नाम की एक बीमारी है जिसमें याददाश्त की कमी हो जाती है, सब कुछ भूल जाता है इंसान। उसमें यही साइनेप्स डैमेज हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, ब्रेन सिकुड़ जाता है। तो ये साइनेप्स की फंक्शनिंग बढ़ती है गायत्री मंत्र के द्वारा, और पॉजिटिव केमिकल्स निकलते हैं। एसिटाइलकोलिन का रिलीज बढ़ता है, नॉरएपिनेफ्रिन बढ़ता है। तो ये जो केमिकल्स होते हैं, जैसे अल्जाइमर्स डिमेंशिया में एसिटाइलकोलिन की मात्रा कम हो जाती है, तो ब्रेन को वो केमिकल नहीं मिल पाता जो कि हमारी ब्रेन में कॉग्निशन के लिए, ब्रेन में मेमोरी की प्रोसेसिंग के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो उसकी मात्रा यहाँ से बढ़ती है जी। तो आप ही कह रहे हैं कि गायत्री मंत्र पढ़ना, जैसा कि डॉक्टर गणेश कह रहे हैं कि गायत्री मंत्र पढ़ना वाकई साइंटिफिक है। और जाहिर सी बात है, हमें आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? एक पॉजिटिविटी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एक कमिटमेंट चाहिए। और शायद ये जो प्रक्रिया है, वो हमें अंदर से मजबूत बनाती है कि नहीं, मुझे ये करना है, मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, मैं ये करके रहूँगा। और शायद ये जो प्रोसेस है, वो आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता है। थैंक यू डॉक्टर गणेश, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। और मुझे लगता है कि जो सर ने बताया, वो हमारे तमाम स्टूडेंट्स, और ख़ास तौर पे सर ने कहा कि पेरेंट्स को भी अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। हाँ सर, कुछ आप कहना चाहेंगे? जी देखिए, इसमें मैं एक टेक होम मैसेज आपके कार्यक्रम के माध्यम से सारे अभिभावकों को देना चाहूँगा कि जिनके बच्चे जो कंसर्न है कि उनके बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड्स एग्जाम्स देने वाले हैं, कि देखिए, हर पेरेंट्स चाहता है उसका बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करे,
बहुत अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन याद रखने की बात है कि हर बच्चे की सफलता सिर्फ एकेडमिक्स अचीवमेंट से नहीं होनी है। अगर इस कॉन्सेप्ट को पेरेंट्स नहीं समझेंगे तो झुंझलाहट होगी, परेशानी होगी। सफलता का आयाम बहुत बड़ा होता है, उसमें एकेडमिक अचीवमेंट सिर्फ एक एस्पेक्ट है, एक एस्पेक्ट। हो सकता है मेरा बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो सकता है रिजल्ट अच्छा ना करे, लेकिन वो लाइफ में बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर, आईएएस से लाख गुना सक्सेसफुल होगा। इस कॉन्सेप्ट को पहले पेरेंट्स को समझना चाहिए। दूसरा, पेरेंट्स जितना मेंटली रिलैक्स रहेंगे बच्चे का परफॉर्मेंस उतना अच्छा होगा। मेरे पास आए दिन ऐसे केसेस आते हैं जहां पेरेंट्स को काउंसलिंग की ज्यादा जरूरत है, बच्चे की नहीं, लेकिन वो बच्चे को लेके आते हैं, डॉक्टर साहब ये पढ़ाई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी मदर इतनी पॉजिटिव है, इतनी ज्यादा वो बच्चे को उन्होंने बिल्कुल प्रेशर कुकर सिचुएशन में रखा हुआ है कि बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं निकल पाता है। उल्टा होना चाहिए, बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाइए, बच्चे से कॉन्फिडेंट वॉइस में बात करिए, लेकिन बच्चे को हमेशा रिलैक्स करके रखिए कि बेटा पढ़ाई का पर्पस 99% मार्क्स नहीं है, पढ़ाई का पर्पस है नॉलेज अचीव कर रहे हो कि नहीं लाइफ में। ये मार्कशीट कोई नहीं याद रखने वाला है। किस तरीके के अच्छे बच्चे, किस तरीके की पर्सनैलिटी, सकारात्मक पर्सनैलिटी तुम्हारी डेवलप हो रही, ये लोग याद रखेंगे और देखेंगे। तो माँ बाप का फर्ज होता है बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ाना, उसकी कमी ना आने देना, सकारात्मक सोच बच्चे में हमेशा बनाए रखना, और हमेशा विजिलेंट रहना कि बच्चे का लाइफस्टाइल ठीक है, कि वो रात में मोबाइल लेके कर क्या रहा है, कि चैट करने में लगा हुआ है। जब हम आते हैं तो देखते हैं तो कह रहा हम पढ़ रहे हैं, तो हमें बड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा। स्मार्ट पेरेंटिंग का जमाना है, तो एक स्मार्ट पेरेंट बनिए। तो बच्चे के ऊपर विजिलेंट रहिए, उसकी स्लीप, उसकी डाइट, उसकी हेल्दी लाइफस्टाइल, उसका रूटीन एक्टिविटी, टाइम टेबल, सब पे नजर रखिए और बच्चे को रिलैक्स रखिए, बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर गणेश, जिन्होंने बताया कि याददाश्त को मजबूत करने का, याददाश्त को स्ट्रॉन्ग करने का क्या तरीका होना चाहिए, आपका खान पान कैसा हो, आपकी लाइफस्टाइल कैसे हो, आप कैसे पढ़ें कि चीज़ों को आप बहुत आसानी से मेमोराइज़ कर पाएँ। मुझे उम्मीद है कि ये जो इंटरव्यू है ये आपके बहुत काम आएगा। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना। अगले एपिसोड में मैं आपको किसी ऐसी ही पर्सनालिटी से रूबरू कराऊंगी।